Hello everyone, myself Advocate Jaya Verma, and today we are going to learn about some very basic and important concepts of Indian Contract Act 1872, which are very important for the purpose of your UPSC exam or your NET exam or your judiciary exams. So the first question here is when it was enforced in India. So it was enforced on 1st September 1872. कब लागू हुआ था ये एक्ट इंडिया में? 1st September 1872. Now you should always remember the enforcement dates of all the acts because these are the questions which can be directly asked in your prelims or in your mains exam for 1 mark question. ओके लाइक आपका एविडेंस एक्ट हुआ, फिर आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, सीपीसी हुआ, इन सब की आपको इन्फोर्समेंट डेट याद होनी चाहिए बिकॉज ये डायरेक्टली पूछे गए हैं काफ़ी बार. Now, coming to some basic history of this Indian Contract Act, it was given to us by the Britishers. So, it was originally inspired by the English Contract Act. तो जब भी हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम काफ़ी सारे इंग्लिश केसेस भी रेफर करते हैं. ओके And earlier what happened, this Sales of Goods Act and Partnership Act was earlier included in this Contract Act itself, but later on they were removed from the Contract Act and made as a separate act. Like Sales of Goods Act की अगर हम बात करते हैं तो ये chapter number 7 from section I think 76 to 123 it was included in Indian Contract Act, और हम पार्टनरशिप हमारा included था chapter number 11 में, बट बाद में इनको हटा करके सेपरेट एक्ट बना दिया गया. सो दिस इज सम बेसिक हिस्ट्री यू शुड नो अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 2 टर्म्स दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, right? So if we talk about these 2 terms, agreement and contract, there is a common perception, there is a common view about it that both the terms are same, which is true to some extent, but there are certain minor differences when we read our Indian Contract Act, जहाँ पे Indian Contract Act ने agreement और contract की definition भी अलग अलग दी है अलग अलग सेक्शंस के अंडर. तो यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में विच वी विल लर्न टुडे, एंड दैट डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? तो आप ध्यान से सुनिएगा. नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. हम इनकी डेफिनेशन पे जाते हैं. तो जो एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होते हैं, तो सम एक्सटेंड इट्स ट्रू सेम होते हैं. तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो वो एग्रीमेंट्स जहाँ पे आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं. क्या ऐड कर देते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स जहाँ पे आप एग्रीमेंट्स में ऐड कर देते हैं तो वो एग्रीमेंट्स फिर एग्रीमेंट्स नहीं रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. तो हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि आपको प्रोवाइड की गई है अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या बोलता है डेफिनेशन हमें? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ओके, एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब यहाँ पे बात होती है कि एनफोर्सिबल क्या होता है. तो एनफोर्सिबल की अगर हम बात करेंगे तो एनफोर्सिबल का मतलब होता है जहाँ पे आपको लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है. तो क्या मतलब हो गया इसका? वो एग्रीमेंट्स जहाँ पे आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, या फिर वो एग्रीमेंट्स जहाँ पे आपको लीगल रेमेडी अवेलेबल है, वो एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, एग्रीमेंट्स नहीं रहते हैं फिर. ओके तो लीगल रेमेडी आपको अवेलेबल होने का मतलब है जहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोई भी लीगल क्लेम कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ. ओके सो यहाँ पे आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दैट एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, agreements are not binding on parties, whereas the contracts are enforceable by law. Contracts are enforceable by law, contracts are binding on parties. ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेजर डिफरेंस हो गया है. नाउ अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें दी गई है अंडर सेक्शन 2E. ओके 2E में हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट.
तो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मैंने आपको ये बना के दिया है, आप इससे समझ सकते हैं। प्रॉमिस और प्रॉमिसेस इन एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस और प्रॉमिसेस इज एन एग्रीमेंट। ओके, किसी भी प्रॉमिस के एक्सचेंज में कोई प्रॉमिस किया गया हो वहाँ पे एग्रीमेंट बन जाता है। सपोज ए ने बी को बोला कि आई विल बाय योर हाउस फॉर 1 करोड़, बी ने भी बोला ओके आई विल सेल यू माई हाउस फॉर 1 करोड़। ये हो गया आपका एग्रीमेंट। बट यहाँ पे अगर आपको लीगल रेमेडी ऐड हो जाती है, इफ इट्स एनफोर्सिबल बाय लॉ, if there are essential elements which are included in this agreement, then it will become a contract. Otherwise अगर नहीं होती हैं तो it will remain as an agreement only. तो ये essential elements, again the question arises is what are the essential elements of a contract? These essential elements we will discuss in our next video. Okay, क्योंकि ये टाइम लेगा थोड़ा और हमें एक एक डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ अपने माइंड में रखो कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जो हमें एग्रीमेंट में ऐड करने पड़ते हैं टू मेक इट अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, कमिंग टू द डिफरेंस अगेन। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपका जब पूछते हैं तो आप उसको एक तो अपनी डेफिनेशन दे सकते हो 2E और 2H के अंडर जो दी गई है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद में आप इसकी बाइंडिंग और एनफोर्सिबिलिटी के बारे में बता सकते हो, जहाँ पे एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर एज द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज गिवन इन आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज all agreements are not contracts but all contracts are agreements। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत मेंस एग्जाम्स में भी आपको पूछा जाता है काफ़ी जगह, जहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है एंड दे आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो नाउ यू कैन इजीली एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्या कि एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है सब में आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड नहीं किए गए होते हैं। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हो सकते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लाइक हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ये स्टेटमेंट और अच्छे से समझ आएगा। देर आर 2 काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स जहाँ पे हम बात करते हैं। एक तो हो जाते हैं सोशल एग्रीमेंट्स, दी अदर वन इज कमर्शियल एग्रीमेंट्स। योर कमर्शियल एग्रीमेंट्स इंक्लूड्स योर बैंक से रिलेटेड जो भी आपके होते हैं, या फिर आप डेली लाइफ में स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी अवेलेबल होती है आपको। लेकिन जहाँ पे हम सोशल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि इफ़ आई क्लियर माई जुडिशरी एग्जाम्स आई विल थ्रो अ पार्टी फॉर यू। तो उसका जुडिशरी एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है लेकिन वो मुझे पार्टी नहीं देता है, तो क्या मैं उसको कोर्ट में जाके सू कर सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, मेरे को यहाँ पे लीगल रेमेडी नहीं अवेलेबल है। ओके, या फिर आप मान लीजिए कि आपके फादर ने आपसे कहा कि इफ़ यू पास विद 80% इन योर एग्ज़ाम, इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स और इन योर यूपीएससी एग्ज़ाम, आई विल बाय यू एप्पल का लैपटॉप। लेकिन आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने अपने 90% ले आए, 85% ले आए, लेकिन आपके फादर ने आपको लैपटॉप तो गिफ्ट किया ही नहीं, तो क्या आप उनके अगेंस्ट जाके सू कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं। दीज सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है। तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बिफोर गोइंग टू एसेंशियल एलिमेंट्स वी विल डिस्कस फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो अब हमने एग्रीमेंट में पढ़ा था प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस। तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस की डेफिनेशन भी आपको सेक्शन 2B में दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। प्रॉमिस इज प्रपोजल और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जहाँ पे आपको प्रपोजल या ऑफर होता है प्लस उस प्रपोजल या ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, वहाँ पे वो प्रॉमिस बन जाता है। जहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाती है वहाँ पे प्रॉमिस बन जाता है। अब हम बात करें कि भाई ये प्रपोजल या ऑफर क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो प्रपोजल की हम अगर बात करते हैं तो ये आपको दी गई है सेक्शन 2A में। प्रपोजल क्या बोलता है? वेयर देर इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, उस चीज़ को आपने एक्सप्रेस किया है, प्रपोज किया है, किसी के सामने रखा है, विद अ व्यू टू सीक द एसेंट ऑफ द अदर,
क्यों रखा है? ताकि आप देख सकें कि भाई उसको आपको मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो जस्ट द मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डजेंट कॉन्स्टिट्यूट योर ऑफर और प्रपोजल। सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं, आपको वहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि उसको मंजूरी भी मिलेगी या नहीं, ठीक है। आपको वो प्रपोजल किसी के सामने रखना पड़ता है, आपको बोल के रखना पड़ता है, और आपको उसकी मंजूरी भी मिलती है या नहीं उसका भी क्वेश्चन मार्क होता है। इफ़ आपको उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस मिल गया है तो आपका ये प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन हमें कहाँ की दी है? 2B में क्या बोलता है प्रॉमिस? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी यहाँ पे आ गई है। क्या बोलता है कि जहाँ पे एक पर्सन को प्रॉमिस दिया गया है और वो अपने उस प्रपोजल दिया गया है और उस प्रपोजल के लिए वो एक्सेप्टेंस दे देता है अपनी, तो वो एक्सेप्टेंस देन प्रॉमिस में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आपका लेन देन का जो कॉन्ट्रैक्ट में चलता है वही होता है। क्या होता है? सपोज ए ने बी को प्रपोजल दिया कि आई विल सेल यू माई हाउस फॉर ₹1 करोड़। तो बी बोलता है कि ओके आई विल बाय योर हाउस फॉर ₹1 करोड़। यहाँ पे प्रपोजल भी हो गया, प्रपोजल दिया ए ने बी को और एक्सेप्टेंस दे दिया बी ने ए को, ओके। तो यहाँ पे इनका प्रॉमिस हो गया। तो आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें याद रखनी, कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। जैसे आपकी 2A हो गया एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, 2B आपका हो गया है प्रॉमिस की डेफिनेशन, फिर यहाँ पे 2C भी है जो कि आपको प्रॉमिसर क्या होता है, प्रॉमिसी क्या होता है वो डिफाइन करता है। प्रॉमिसर वो होता है जो प्रॉमिस देता है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि ए ने बी को प्रपोजल दिया घर के लिए, तो वहाँ पे ए हो गया प्रॉमिसर, बी हो गया प्रॉमिसी। जो एक प्रपोजल देता है दैट पर्सन इज अ प्रॉमिसर एंड हु एक्सेप्ट्स दैट पर्सन इज प्रॉमिसी, ओके। देन आपको डेफिनेशन याद रखनी है 2E एग्रीमेंट की, देन आपको डेफिनेशन याद रखनी है 2H कॉन्ट्रैक्ट की। और भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये 5 डेफिनेशंस याद रखनी है, प्लस आपको डिफरेंस याद रखना है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पे उस डिफरेंस के लिए ये 3 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। क्या है वो? डेफिनेशन इनकी, बाइंडिंग और एनफोर्सिबिलिटी, और ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं सोशल एग्रीमेंट्स का और कमर्शियल एग्रीमेंट्स का। बाइंडिंग क्यों नहीं होता है एग्रीमेंट्स? क्योंकि वहाँ पे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं, कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते हैं। जहाँ पे उन एग्रीमेंट्स में जैसे ही एसेंशियल एलिमेंट्स की और लीगल एनफोर्सिबिलिटी की एंट्री हो जाती है, वो एग्रीमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ये ही आपका एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, ओके। इसके अलावा जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स। सो थैंक यू गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।